नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, आपका थर्ड टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। हमने इससे पिछली क्लास में अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण और कूलाम नियम हमने डिटेल पूर्वक समझ लिया था। दोस्तों आज दोस्तों मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ पॉइंटों पर, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें थोड़ा एनर्जेटिक फील हो पाए कि हमारा मेहनत पर रिटर्न मिल रहा है। नहीं तो वैसी मेहनत जाएगी, ये जो समझो व्यर्थ की मेहनत जाएगी। बट ये कंटिन्यू सेशन चलता रहेगा, तब तक शरीर के अंदर जान है, तब तक चलता रहेगा। तो मैं आज चालू कर रहा हूँ दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। क्या छोड़ा था? आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है इसे समझने के लिए, ध्यान से समझो। और मैं थ्योरी भी इसी में ऐड कर दूंगा। दोस्तों आवेश उत्पन्न करने की विधि 3 होती हैं आपकी। कितनी होती हैं? 3 होती हैं। सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको प्रेरण विधि क्या होती है। सबसे फर्स्ट होती है आपकी, तीनों विधि के सबसे पहले मैं नाम लिखता हूँ। सबसे फर्स्ट होती है आपकी प्रेरण विधि। क्या होती है? प्रेरण विधि, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आपकी आती है, सेकंड नंबर पर आपकी कौन सी आती है? घर्षण विधि। क्या होती है? घर्षण विधि, ठीक है, घर्षण विधि। और थर्ड नंबर पर होती है आपकी चालन विधि। क्या होती है? चालन विधि, ठीक है। और हमको कैसे समझना है ये, इनमें डिफरेंस देसी अंदाज में पढ़ेंगे। देसी अंदाज क्या होता है आज इनमें फील हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं प्रेरण विधि क्या होती है। सबसे फर्स्ट है हम पढ़ेंगे प्रेरण विधि। प्रेरण विधि दोस्तों क्या होती है, ध्यान से देखते जाइए। एक होती है दोस्तों आवेशित वस्तु। माना ये सपोज एक आवेशित वस्तु है जो मैं बना रहा हूँ, ये आपकी क्या है? एक आवेशित वस्तु है। ये आपकी क्या है? आवेशित वस्तु है, ठीक है। आवेशित क्या है? वस्तु है। यानी ये क्या है? आपकी चार्ज वस्तु है, ये समझो। और ये है आपकी क्या है? ये है आपकी उदासीन वस्तु, न्यूट्रल है, ठीक है। क्या है? उदासीन वस्तु। क्या है? उदासीन वस्तु, ठीक है। उदासीन वस्तु, ठीक है। ओके ओके, फील बिल्कुल चिल होकर पढ़ेंगे इसको, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। एक मेरे पास में आवेशित वस्तु है और एक मेरे पास में उदासीन वस्तु है। अब इन दोनों में बातचीत होती हैं। क्या होती हैं? बातचीत होती हैं इन दोनों में। ये दोनों आपस में बातचीत क्या करते हैं? ये बातचीत करते हैं, भाई साहब यदि तू चार्ज है, यदि मैं उदासीन हूँ, तो क्या हम दोनों में हाफ हाफ कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो इनमें दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा इस बात का होता है क्योंकि ये आवेशित है, इस पर चार्ज बहुत सारा है, और ये भाई साहब मतलब टनटनलाल मदन गोपाल बिल्कुल मतलब ऐसे ही पढ़ा है, आराम से ऐसे ही पढ़ा है, तब भी ये चिल्ल है, ठीक है। कहते हैं ना इंसान के पास कुछ भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो उन्हीं में चिल्ल पड़ा रहता है। और एक दूसरे इंसान के पास करोड़पति है, करोड़पति होने के बावजूद भी अनेक सारी टेंशन है, तब भी वो कुछ नहीं है। और एक दूसरा व्यक्ति, उसके पास 2 वक्त की रोटी प्राप्त करने के लिए भी भगवान से ही प्रार्थना करता है, तब भी 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, तब भी वो चिल रहता है। और एक मतलब अलग ही जमाने में जी रहे हैं, तब भी उनके पास टेंशन है, करोड़पति हैं तब भी उनके पास टेंशन है। तो कौन सा इंसान बढ़िया रहा, 2 वक्त की रोटी वाला या करोड़पति वाला? अब आप ही डिसाइड कर सकते हैं कौन सा रहा, ठीक है। तो उसी प्रकार से ये दोनों व्यक्ति हैं। एक आपका उदासीन वस्तु है, सपोज ये आपका एक्स है और ये आपका क्या है? वाई है। एक्स व्यक्ति और वाई व्यक्ति। अब भाई साहब थोड़ा बहुत भाई इससे हेल्प मांगता है, क्या हम दोनों बराबर हो सकते हैं? अब दोस्तों यदि मैं आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के पास लाऊं, मतलब लेकर जाऊं, तो क्या आवेशित वस्तु से ट्रांसफ़र हो सकते हैं? इसमें उदासीन वस्तु में बिल्कुल हो सकते हैं दोस्तों। जब हम किसी न्यूट्रल वस्तु के पास आवेशित वस्तु को लेकर जाएंगे तो आवेश
क्या न्यूट्रल वस्तु के पास जाना चाहेगा। दोस्तों आपने अक्सर पढ़ा होगा ऊष्मागतिकी में डायनेमिक में कि जो आपकी ऊष्मा होती है वो हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, कहाँ से? हाई से लो की तरफ जाती है। ठीक है, देखो ये मेरे पास में एक सरिया है, मैं यहाँ से गर्म कर रहा हूँ तो ये ठंडे की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये एक दिन मतलब एक टाइम ऐसा भी आएगा ये पूरी जो भी सरिया है तो इसमें पूरी सरिये में हीट प्रवाहित हो जाएगी। उसी प्रकार से एक उदासीन वस्तु के पास में आवेशित वस्तु को लेकर जाऊंगा तो फर्क कुछ देखने को मिलेगा। एक सीधे इंसान के पास निकम्मे इंसान को लेकर जाएं बैठाएं कुछ दिन तो संगति का असर पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार से एक आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु या आवेशित वस्तु के पास उस उदासीन वस्तु को लेकर जाएं तो चार्ज क्या हो जाते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, जो चार्ज ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो ही आपका क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रेरण विधि कहलाती है। इतना ही समझाने के लिए काफ़ी है। अब दोस्तों इसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव का झंझट और है, ध्यान से देखो। सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में मतलब बहुत सारा डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। दोस्तों जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश धनावेश कहलाता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश क्या कहलाता है? ऋणावेश कहलाता है। बिल्कुल चुपके से याद कर लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? नेगेटिव चार्ज कहलाता है। उसी प्रकार से ये कहानी इनमें चलती है। जब ये इसको क्या देता है, ले भाई तू ले ले कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, कुछ चार्ज ले ले, तो इस भाई साहब पर क्या अप्लाई होगा कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये ग्रहण कर रहा है, ये नेगेटिव का काम करेगा। तो ये कण भाई साहब जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसको, जब आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो आवेशित वस्तु पर क्या कंडीशन लागू होगी? पॉजिटिव चार्ज की कंडीशन लागू होगी, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ये, तो इस पर हो जाएगी पॉजिटिव कंडीशन। क्या हो जाएगी? पॉजिटिव कंडीशन। ठीक है, और इस पर जो ग्रहण कर रहा है इस पर नेगेटिव कंडीशन लागू हो जाएगी। इतना समझाने के बावजूद भी आपको यदि समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को रिवर्स करके वीडियो को पीछे जाकर देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम घर्षण विधि करेंगे। ठीक है, इन तीनों की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पर मिलती रहेगी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम घर्षण विधि क्या होती है। घर्षण विधि, घर्षण विधि क्या होती है? और ये रेगुलर जलवात चलता रहेगा मेरा और आपकी तरफ से जलवात चले या ना चले, पर मेरी तरफ से रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ ये फिजिक्स चलती रहेगी, क्योंकि मैं 2025 और 26 में आग लगाने वाला हूँ। फिजिक्स को ना मैंने समझाया तो मेरा नाम भी राहुल नहीं है। आग लगा के रख दूँगा फिजिक्स में। आपका सपोर्ट रहा तो और दुगनी आग लग जाएगी, यदि आपका सपोर्ट नहीं रहा तो बरकरार वही आगे चलती रहेगी जो पहले मेरे अंदर चल रही है। ठीक है, ये कंटिन्यूटी टूटनी नहीं चाहिए आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से, यही मेरी प्रार्थना है ऊपरी वाले भगवान से। ठीक है, आपका मदद की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है अपने भाई को। ठीक है, और मेरे को कोई की सपोर्ट है नहीं है। ठीक है, यदि आप साथ दे दें में तो मतलब कहीं ना कहीं रास्ता और सरल हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। घर्षण विधि क्या होती है? इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन होता है जब कोई वस्तु चलती है तो उसका विरोध अपोज करना क्या कहलाता है? अपोज करना ही क्या कहलाता है? फ्रिक्शन कहलाता है। अक्सर किसी वस्तु पर मतलब अक्सर कोई ज़मीन पर वस्तु खड़ी हुई है तो अक्सर हम धक्का देते हैं तो हमारी हवा क्यों निकलती है? क्यों निकलती है हमारी हवा? हमारी हवा इसलिए निकलती है क्योंकि हमारी ज़मीन है
और जमीन है जो हमारी पृथ्वी है, और टायर के मध्य में एक अपोज करता है फोर्स, वो करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। क्या करता है? फ्रिक्शन फोर्स। वो ही हिलने नहीं देता है। जब वस्तु हमारी ब्रह्मावस्था से गति अवस्था में आ जाती है तो बहुत ऐसा फील होता होगा कि हमारी हवा कहीं ना कहीं बंद हो रही है और आगे आगे चलती जा रही है हमारी गाड़ी, ठीक है। तो हमें फोर्स कम लगाना पड़ता है जब हमारी वस्तु गति अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और जब ब्रह्म अवस्था में रहती है तो पीछे से लीक भी कर जाते होंगे, पता है मुझे, ठीक है। बहुत से तो लीक कर जाते होंगे, ठीक है, और बहुत से अपोज करते होंगे। जहाँ मतलब देना है तो इधर साइड में धक्का, आगे की साइड में, और बहुत से पीछे खींचते होंगे, ऐसा भी होता है। उसी प्रकार से फ्रिक्शन ऐसा ही कहलाता है, ठीक है। ठीक है, यानी सड़क और पहिए के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। बट ये फ्रिक्शन विधि है आपकी, इसे पढ़ते हैं हम चिल्ल होकर, ठीक है। ध्यान से देखो घर्षण विधि क्या होती है दोस्तों। घर्षण विधि हम दोनों वस्तुओं को आपस में पास लाते हैं। क्या लाते हैं? आपस में पास लाते हैं, और हम उनको फ्रिक्शन फोर्स के मतलब हम उनको घर्षित कराते हैं। जिस वस्तु पर कम इलेक्ट्रॉन है उस वस्तु के पास मतलब आपस में क्या चिल्ल हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। वही आपकी क्या कहलाती है? घर्षण विधि कहलाती है। उसके बाद आपकी होती है चालन विधि। इनको समझने के लिए इतनी मतलब माथापच्ची नहीं करनी है, समझनी थी प्रेरण विधि जो मैंने आपको समझाई है। चालन विधि, इसमें इलेक्ट्रॉन चालन करता है। क्या करता है? चालन करता है, और आपस में जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है उस वस्तु पर पूरा हो जाता है, और कुछ नहीं है। सीधा तरीका है, ठीक है। डेफिनेशन आपके पास आ गई होंगी, इनको रट लेना और रट के समझ लेना। यदि समझ सको तो कोई बात नहीं, यदि रट सको तो कोई बात नहीं। यदि दोनों कामों से कुछ नहीं कर सकते तो अभी कोई बात है नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आना चाहिए, और कुछ भी नहीं समझ में आना चाहिए, ठीक है। कंडीशन लागू, ठीक है, ठीक है। चल अब दोस्तों यहाँ से आगे हम पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम नियम मैंने आपको F बराबर के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, इसका फॉर्मूला भी निकलवाया था, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्लास बंद कर दी थी, और मैंने CGS में और SI पद्धति में इसका मात्रक भी निकलवाया था। CGS में बना आया था, और SI में आया था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम स्क्वायर, ये आया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यदि F बराबर में आपका फॉर्मूला आया था कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यदि दोस्तों ये आपका Q1 आवेश है और ये आपका क्या है? Q2 आवेश है। यदि दोनों आवेशों को मैं मान लूँ Q मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यदि आवेश समान है, दूरी भी समान है समझो, तो भी यदि मैं आवेश Q1 Q2 को मैं Q मान लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला निकलवा के बता रहा हूँ कि Q1 और Q2 की जगह पर मैं Q रख देता हूँ, तो ये R स्क्वायर, ये नया फार्मूला आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है? नया फार्मूला आ जाता है। यदि दोस्तों F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है तो गैस बनाने की ज़रूरत है नहीं है। यदि इसको याद कर सको तो ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमें क्या करना है? F बराबर में डायरेक्ट समानुपातिक दूरी का होल स्क्वायर है। यदि हम दूरी को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स उतना ही लगेगा, बढ़ता जाएगा। यदि हम फोर्स को कम करना चाहें तो हमारी दूरी भी बढ़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद्युत बल के क्या? दूरी, ठीक है। तो इनमें यदि हम समानुपातिक और व्युत्क्रमानुपाती का यदि हम डायग्राम बनाना चाहें, ग्राफ बनाना चाहें, डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ की ज़रूरत है, तो हम यदि दूरी में और आर में बनाना चाहें, तो कुछ इस प्रकार से क्या बनेगा? इस प्रकार से ढलता हुआ ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा? ढलता हुआ ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आवेश और फोर्स के बीच में, यदि आवेश फोर्स के डायरेक्ट समानुपाती है तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन का निर्माण होगा, ठीक है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं है, आगे भी बता दूंगा, ये तो मैंने समझाया है ओनली, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या आपका K का मान यदि 1 है और K का मान यदि अनंत है और K का मान 8.85 है, बराबर में 8.85, इस प्रकार से कुछ वैल्यू हैं, तो ये किस किस के लिए लागू होती हैं? यदि K का मान अनंत है तो ये
हाँ, ये तो दोस्तों आगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये कूलाम के नियम में नहीं है, ये कूलाम के नियम में ये है परावैद्युतांक में। किस में? परावैद्युतांक में। अब आपका स्पेशल टॉपिक कराने वाला हूँ मैं, परावैद्युतांक। क्या कराने वाला हूँ? परावैद्युतांक। 15 मिनट की वीडियो में हमने समझा है आवेश उत्पन्न करने की विधि क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? तो हमने कंप्लीट कर लिया। के की माध्यम पर निर्भरता, परावैद्युतांक क्या होता है, ध्यान से। स्पेशल टॉपिक है परावैद्युतांक, के की माध्यम पर निर्भरता या परावैद्युतांक। ठीक है, परावैद्युतांक। इसके 3 नियम हैं अलग अलग। एक परावैद्युतांक के नाम से जानते हैं, एक के की माध्यम पर निर्भरता। ठीक है, के की माध्यम पर निर्भरता। और एक और नाम से जानते हैं, मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है, वो 3 नामों से जाना जाता है वैसे इसे। ठीक, के की माध्यम पर निर्भरता और परावैद्युतांक और आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो 3 और के नाम लिख देता हूँ, नहीं तो गैस बनेगी आपकी। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं इसे, आपेक्षिक विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, विद्युतशीलता के नाम से जानते हैं। ओके, उसके बाद इसे के की माध्यम पर निर्भरता, इसे आप डॉट 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 करके पूरा कर लेना। ठीक है, क्या होता है दोस्तों आपेक्षिक विद्युतशीलता? ठीक है, डेफिनेशन जाए बाहर में, हम बोलेंगे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता किसे एप्सिलॉन नॉट में कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, या माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, तो यह है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसमें होगा कूलाम नियम लागू, तो हम लिखते हैं इसमें कूलाम के नियम से। चलो हम रंग बिरंगे मार्कर ही लेकर आते हैं, मिल जाए तो। ठीक है दोस्तों, रंग बिरंगे मार्कर तो ख़त्म हो गए मेरे पास से, हम इससे ही जुगाड़ पानी चलाते रहेंगे बट झुकेंगे नहीं। ठीक है, आपेक्षिक विद्युतशीलता की हमने डेफिनेशन लिख दी। अब कूलाम नियम इसमें लागू होगा, तो हम लिखेंगे इज्जत पूर्वक कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, क्या? कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम का फॉर्मूला F बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, F बराबर में के की वैल्यू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान लूँ या फर्स्ट ना मानकर यदि मैं एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन क्या रख दूँ, m रख दूँ, तो वो किसके लिए? माध्यम की विद्युतशीलता के लिए लागू हो जाएगा। ठीक है, तो माध्यम की विद्युतशीलता के लिए निकालना है हमें, माध्यम की विद्युतशीलता के लिए। ठीक है, यानी मीडियम के लिए निकालने हैं हमें से। ठीक है, माध्यम की विद्युतशीलता के लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर F बराबर में एफ एम आ जाएगा, क्योंकि मीडियम की बात हो रही है, माध्यम की बात हो रही है, तो F यानी मीडियम, F M यानी मीडियम, तो 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन M आ जाएगा, इनटू में Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर, एज इट इज यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना है निर्वात की विद्युतशीलता के लिए, दो इनको अनुपातों निकालना हमें। डेफिनेशन कह रही है निर्वात की
विद्युतशीलता के लिए। ठीक है, तो F बराबर में F निर्वात लिख लेना यहाँ पर। F निर्वात बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चलता रहेगा इनटू, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गए, फर्स्ट और सेकंड। और समीकरण 1 व 2 से निकालेंगे हम। ध्यान से देखो, बड़े फोकस की बात है इसमें। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण नंबर सेकंड। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, क्या समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं इसमें समीकरण फर्स्ट 1/4 पाई या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R² इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन M इंटू R² अपॉन में Q1 और Q2। ये तो हो गया समीकरण नंबर दूसरा, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट। तो हम लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट में 2 का भाग, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड में फर्स्ट का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। ठीक है, समीकरण नंबर फर्स्ट में समीकरण नंबर सेकंड में फर्स्ट का भाग। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट देते हैं। ठीक है दोस्तों, Q1 Q2 से Q1 Q2 R² से R² कैंसिल, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बचा आपका क्या एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसे हम कहते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता या के के माध्यम पर निर्भरता। ठीक है, ओके ओके, एप्सिलॉन M अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम एप्सिलॉन लिख देते हैं। ठीक है, ओके, तो ये आता है आपका कंक्लूजन, या बराबर में हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी लिख सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता बराबर में, ठीक है, विद्युतशीलता। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन M बराबर में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक था। दोबारा से हमने टॉपिक चालू किया था आपेक्षिक विद्युतशीलता का। तो माध्यम की विद्युतशीलता एवं निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। कूलाम का नियम लगाया। कूलाम के नियम में इस प्रकार से हमने क्या की, मॉडिफाई के का मान लिख दिया, और हमने माध्यम के लिए निकाला और निर्वात के लिए निकाला, वो रख दिया। और उसके बाद समीकरण नंबर सेकंड में मैंने फर्स्ट का भाग दिया। जो काटा पेटी थी, जो कट रहा था मैंने काट दिया, और जो बचा था मैंने लिख दिया। ठीक है, बराबर में जिनको काटेंगे हम नाम बोलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको ही हम बोलेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। इन दोनों का अनुपात हो जाए उसे हम आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। बिल्कुल डेफिनेशन कह रही है, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन M और निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहता है। तो दोनों का अनुपात है, दोनों का रेशो है, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। और क्या है इसमें, रॉकेट साइंस तो है, कोई है नहीं है कोई ज़्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया है। मेहनत करो। एक सबसे बेहतरीन लाइन थी विवेकानंद जी की कि उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कि उठो और जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और मेरी तरफ से उठो और जागो, तब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको मेहनत भी तब तक करनी है जब तक आपकी जो आपका एम है उस पर तीर ना लग जाए। ठीक है, तब तक मेहनत करनी है आपको। ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आपके साथ। ठीक है, यहाँ तक मेरी तरफ से आपको समझ में आ चुका होगा। कंपटीशन का ज़माना है, स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल है और स्ट्रगल आते रहेंगे। कंपटीशन भी उच्च पीक तक पहुँच गया है। कई स्टूडेंट कई सालों से लगे हुए हैं। उन्होंने एक ही कमरे में, एक ही बंद कमरे में अपना पूरा जो ड्रीम पाना चाहते हैं मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं अंधेरे में, और फिर भी 0.0 नंबरों से रह जाते हैं। कंपटीशन उस लेवल पर पहुंच गया है जहां तक स्टूडेंट ने और किसी भी ने नहीं सोचा होगा।
तो उस लेवल की मेहनत के लिए, उस सरकारी जॉब को प्राप्त करने के लिए उस लेवल की तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, चाहे आप रो के फिफा के, चाहे आप कुछ भी करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, कंपटीशन का ज़माना। ओके, तो विदा लेता हूँ मैं यहाँ तक, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मैंने आपसे प्रण लिया था कि मैं 12th फिजिक्स को चालू कर रहा हूँ, और मैं चालू भी कर दिया है। 3-4 टॉपिक हो चुके हैं। यदि आप पर इतना भी नहीं पढ़ा जा रहा तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। यदि आप पढ़ लोगे फिजिक्स को तो आने वाले जून जुलाई में जो आपके स्कूल खुलेंगे उन लड़कों से आप आगे रहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर बेहतरीन टॉपिक है फर्स्ट बुक का, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थितिकी का। और जो मैंने 3 लेक्चर कंप्लीट करा दिए हैं, और पराविद्युतांत टॉपिक पर हम पहुंच गए हैं। ठीक है, 5 से 6 टॉपिक मैंने कवर करा दिए हैं। कहाँ पर कौन सी दुनिया में सो रहे हैं। ठीक है, इसलिए उठ जाओ और जग जाओ। तब तक मत रुको जब तक मेहनत करनी पड़े और लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ठीक है, तो अभी से कंटिन्यू हो जाइए इसी चैनल पर, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेस भाई रावत सिंह चैनल पर। नहीं तो गोली मार दूंगा यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखे तो। ठीक है, आप ही के तरफ से, आप ही के भाई का ये कौन कमेंट आया था भाई स्टार्ट कर दो, तो मैंने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर तक। हम वहाँ तक जाएंगे जब आपका एटम और कूलम नियम मात्र पर, तो हम रॉकेट से बात करेंगे। यहाँ पर तो गोली चल रही है। एटम और आएगा ना न्यूक्लियर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, क्या जलवा रहेगा फिर देखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, जय हिंद।